हाय, हमारा और तुम्हारा एक ही मकसद है। क्या? तुझे छाना है पूरे हिंदुस्तान में। कैसे? रिजल्ट करके ना। और मेरा एक ही मकसद है, तुझे वहां तक पहुंचाने के लिए सवाल को एक लाइन में कैसे बने ये सिखा देना। मजा आएगा। बड़े सपने तो देखो, बड़े सपने देखो, बड़े सोचो कितना मजा आएगा जब तेरा रिजल्ट हो जाएगा। मजा आ जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 6 और बेसिकली आज बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि यस, सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। कॉपी अगर सामने नहीं होगी, मूवी की तरह इसको देखेंगे तो समझ में तो सब कुछ आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जैसे कार ड्राइविंग करनी है तो कितना भी अच्छा से थ्योरी बता दें, कार ड्राइविंग नहीं होगी जब तक ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे नहीं। यस, स्टार्ट करता हूं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कूलम साहब है। यस, तो इस वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले एक फंडा तुझे मैं समझा देता हूं तो मजा आएगा। छोटा छोटा चीज मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 1 और दूसरा पॉइंट है 2, सही है। और ये पॉइंट को मिलाया, ठीक। चलो, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इस पॉइंट को नाम दे दिया R1 और इस पॉइंट का नाम दे दिया R2, सही है। तो ये जो है ना, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ टू वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 1। असल में अगर ये ए रहेगा ना और अगर ये बी रहेगा तो ये असल में ए बी है और ये ए बी ही R2 1 है। समझ में आ रहा है बात? और याद कर लेना R21 वेक्टर, यानी ये वेक्टर बराबर ये माइनस ये। थोड़ा वेक्टर का ज्ञान जरूरी है। अगर वेक्टर समझ में नहीं ये वेक्टर वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है तो रोज परेशान होने से अच्छा है ना, एक बार वेक्टर को ठीक से पढ़ ले। यस, पढ़ लेना है। क्या हो जाएगा अगर पढ़ लिए हो तो? R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ये समझते हो क्या होगा? ये क्या लिखा मैं? ये यस, ये क्या लिखा? इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग R21, यानी इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखने आता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। नहीं, इसका मतलब हुआ R21 वेक्टर में R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन हुआ इधर की तरफ। समझ में आ रहा है बात? एक छोटा सा क्लियर हो गया बात। दूसरी बात, अगर इसका कोऑर्डिनेट रहता x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट होता x2 y2 z2, ठीक, तो ये R21 को क्या लिखते हैं हम लोग? R21 को लिखते हैं क्या? तो बहुत आसान है। R2 माइनस R1 था तो लिखते x2 माइनस x1। डायरेक्ट याद कर लो, x2 माइनस x1। वेरी गुड। I y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के। क्लियर है? यस, ये क्लियर है। ये लास्ट वाला हटा देता हूं। ये हो गया R21। अच्छा, R21 का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है, x2 माइनस x1 यानी I का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो गया R21 का मैग्नीट्यूड। एक और छोटी सी बात समझ लेना है,
छोटी सी बात क्या है वो समझ लेते हैं, नोट करके लिख देता हूं कि अगर एक वेक्टर ये ए है, अगर ये एक वेक्टर ए है, बहुत अच्छा, और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है और दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए का तरफ यूनिट वेक्टर और बी के तरफ यूनिट वेक्टर सेम होगा। ये बात समझ में आ गया? यानी दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों का डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर सेम रहेगा। ये समझ में आ रहा है बात? ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा अलग मैटर है, लेकिन वेक्टर ए के दिशा में यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी के दिशा में यूनिट वेक्टर दोनों सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो इसी प्रकार से अब हम इस कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म को समझा देते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सा इंट्रो तुमको दे दिया। तो मान लेते हैं यहां पर वेक्टर फॉर्म को समझाने के लिए यहां पर एक चार्ज है Q1 मान लिया, सही है, और यहां पर दूसरा चार्ज है Q2। अब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो दोनों के बीच का दूरी ये r है, ये दूरी, इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r1 और इसके पोजीशन वेक्टर को हम मान लेते हैं r2, सही है। अब देखो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? यस, रिपल्सिव होगा। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, इधर फोर्स ऑन 2/1 कहेंगे, और इस पर किधर लगेगा? इधर, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1/2। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में सजाना है तो अगर हमको लिखना होगा फोर्स ऑन 2/1, हमको क्या लिखना है? फोर्स ऑन 2/1 का वेक्टर फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ कि फोर्स ऑन 2/1 का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन 2/1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसी को बोलते हैं, सही है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन दोनों के बीच का दूरी को हम लिख दें r21, इन दोनों के बीच का दूरी। अच्छा, इसको हम मान लें, ये जो वेक्टर देख रहे हो इधर, इसको मान लें इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 और विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब दूसरा का पोजीशन पहला के रिस्पेक्ट में, ये जैसे कि इसको पोजीशन यहां से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, तो इसी को बोलेंगे r21, पोजीशन ऑफ 2, r मतलब पोजीशन ऑफ 2 और विथ रिस्पेक्ट टू 1, सही है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिखेंगे Q1 Q2 4πε0, और इसके बीच का दूरी का स्क्वायर करेंगे तो दोनों के बीच का दूरी हमने r21 मान लिया, r21 का स्क्वायर हो गया। अब यहां क्या बच गया? यूनिट वेक्टर बच गया, ये बच गया। अब हम इसके जगह चाहते हैं कि क्या दे दें, देख रहे हो, r21 एंड f21 is along same line, is along same line। ये बात समझ में आ रही है? तो कह सकते हैं कि r21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और f21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सेम हो जाएगा, क्यों नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 बाय 4πε0 r21 को फिलहाल हम यहीं छोड़ देता हूं, स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं मैं r21। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ डायरेक्शन। एक तरीका तो ये हुआ। अब इसी को और थोड़ा सा और इसको क्या कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, और बड़ा कर देता हूं, देखो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0। अब इसके बदले में रख दूं
R2 इस यहीं पर रख देता हूं मैं, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21, यहाँ स्क्वायर था और इसका वैल्यू रख दें R21 वेक्टर बाय उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दें। अच्छा, इसका मतलब ये नीचे में R पे पावर 3 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R21 का मैग्नीट्यूड पे पावर 3। बहुत बढ़िया। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में इसको लिख देता हूं मैं R2 माइनस R1। सबसे अच्छा इसी को याद रखोगे, और R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड पे पावर 3। दिस इज फोर्स ऑन वेक्टर 2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। ये अच्छा से समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर मुझे लिखना होता, ये सोच के देखो, फोर्स ऑन 1/2 अगर लिखना होगा तो क्या करते हैं? हाँ, ये तो क्लियर है सर। क्या करते? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख देंगे R12 और R12 का मैग्नीट्यूड पे पावर 3। ऐसे लिख सकते थे या उसको ऐसे खोल के लिख देते हैं तोड़ के, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 नहीं है, R1 माइनस R2। इस फार्मूला को यूज करते समय एक बार ध्यान देना है। क्या ध्यान देना? देखो, ये प्लस दोनों था तो इसके कारण इस पर इधर लगा और इसके कारण इस पर इधर लगा। लेकिन अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो क्या होता? ये इसको अट्रैक्ट करता, अट्रैक्ट। जब इसको अट्रैक्ट करता तो डायरेक्शन तो बदल जाता, यानी इसका अपोजिट हो जाता। तो इसीलिए जब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे ना, तो Q1 Q2 को उसके प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। समझ में आ रहा बात? इस फॉर्मूला को यूज करते समय क्या करेंगे? वेयर Q1 and Q2 are with their proper sign, with their proper sign। ये प्रॉपर साइन का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर साइन का मतलब हुआ कि अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना है। प्लस Q1 पॉजिटिव तो पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव तो नेगेटिव, जैसा रहेगा वैसे ही ले लेना है। क्लियर है? अब इस पर एक सवाल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करिए, तब देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहां पर है एक चार्ज है 3 कूलम, एक चार्ज है 3 कूलम और दूसरा चार्ज है -6 कूलम, -6 कूलम, दोनों यहां पर रखा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है ना, इसका कोऑर्डिनेट है 3 3 3। ये मीटर उटर नहीं लिखना है भी नहीं। उसका है 5 5 4, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ। समझ में आ रहा है बात? फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 3 कूलम इन वेक्टर फॉर्म। तो इसका मतलब हमको, इसको हम 1 नंबर बना लेते हैं, इसको 2 नंबर बना लेते हैं। क्या बोल रहा है? इस पर पूछ रहा है फोर्स, नहीं किस पर पूछ रहा है? इस पर पूछ रहा है फोर्स। तो इसका मतलब हुआ, इसको हम ऐसे लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन, इसको 1 मान लेते हैं, बाय 2 इधर आएगा, अब फोर्स ऑन 2/1 इधर आ जाएगा। किस पर निकालना है? 3 कूलम चार्ज पर वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 1/, अगर 2 करेंगे हम, तो फोर्स ऑन 1/2 अगर करते हैं तो क्या आएगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब करेंगे तो क्या आएगा? R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड।
पे पावर 3। अब क्या करते हैं, इसको पहले से निकाल कर रख लेते हैं। R12 का मतलब क्या हुआ, R12 का मतलब क्या हुआ, R1 माइनस R2, यही इसी को लिख सकते हैं ना R12, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे ना, Q1 Q2 तो बड़ा करके लिख दिए ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 डिवाइडेड बाय R12 पे पावर 3। इतना लंबा से अच्छा है ना, छोटा रखेंगे और इसी का डायरेक्ट मान लिख देंगे। R12 मतलब R1 माइनस R2, 3 माइनस 5 लिख देंगे, 3 माइनस 5 I लिख देंगे, प्लस 3 माइनस 5 J, 3 माइनस 5 J प्लस 3 माइनस 4 K, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 K आ गया। सही है, तो इस प्रकार से हो जाएगा -2I -2J -K। सही है, और इसका मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, R12 का मैग्नीट्यूड भी निकाल के यहाँ रखना है ना, मैग्नीट्यूड उसको रख लेते हैं निकाल के। एक बार जब सीख लेंगे तो अपने स्पीड पकड़ लेगा। स्पीड थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो हो जाएगा धीरे धीरे। टेंशन नहीं लेना है, पहले सीखो, पहले समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 ये 9 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो देखो Q1 का एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पहले डाल देते हैं, 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 पावर 9 हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना। Q1 की जगह रख देंगे 3 कूलम और Q2 की जगह रख देंगे -6 कूलम। ओके, R12 की जगह रख देता हूं -2I -2J -K, और इसके जगह रखता हूं मैं 3 पे पावर 3, और इस प्रकार से 3 गुना 3 गुना 3 27 हो जाएगा, 9 × 3 27 होगा, इसको कैंसिल कर देता हूं बिल्कुल, इससे 9 से 27 यहाँ पर हुआ माइनस को इसको ये वाला माइनस इसको दे देंगे तो 6 को बाहर ही रख देते हैं और यहाँ हो जाएगा 2I 2J एंड K, और यही मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया कूलम्स लॉ का। छोटा सा सिंपल सा सवाल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, ये अंग्रेजी में क्या लिखा है वो जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है Q1, सही है, और यहां पर है ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसको हम डॉट 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 करके मिलाते हैं, और यहां पर हम एक चार्ज मान लेते हैं Q1, और यहां पर एक चार्ज मान लेते हैं Q2। Q1 तो वहां था ही, Q2 इसको मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं इसको Q2, और इधर मान लेते हैं Q3, और यहां पर मान लेते हैं Q4, और यहां पर मान लेते हैं Q5, और इस प्रकार से बहुत सारा चार्ज है, Q6 Q7 Q8 Q9 Q10, बहुत सारा चार्ज है। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है, तो कहता है इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण इधर की तरफ होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसके कारण होगा। तो बोलता है ये जो फोर्स है ना बाकी सब से अनअफेक्टेड होता है, बाकी सब के कारण जो क्या होगा फोर्स उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, वही अंग्रेजी में लिखा है, द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द अदर, यानी इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पर, ये फोर्स बाकी के उपस्थिति से क्या है, ये अनअफेक्टेड होता है। तो समझ में आ गया बात। तो उसी प्रकार इसके द्वारा Q3 कारण कितना फोर्स लगेगा, ऐसे ऐसे कर देंगे, ये हो गया फोर्स ऑन 1/3। उसी प्रकार से चौथा कारण क्या होगा, इसके कारण फोर्स ऑन 1/4,
उसी प्रकार से इसके कारण कितना होगा, फोर्स ऑन 1/5। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स जो होगा ना, नेट फोर्स समझ में आता है, यानी F1 पर जो नेट फोर्स होगा वो टोटल होगा बाकी सब के वेक्टर सम के बराबर। यानी फोर्स ऑन 1 बराबर फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1 बराबर फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/3, फोर्स ऑन 1/4, और ऐसे ऐसे डॉट 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 करके फोर्स ऑन 1/n, n मान ले लेता हूं। सही है। तो कुल मिला के सबका अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो सबका कॉमन रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन रहेगा। तो यहाँ होगा Q1 इंटू Q2, और यहाँ हो जाएगा R12 वेक्टर, और यहाँ पर सिर्फ R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देता हूँ। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बात, F12 समझ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया ना मैग्नीट्यूड, और इसमें डायरेक्शन से गुना कर दिया। तो उसी प्रकार से तो ये वाला टर्म को हम हटा देते हैं, इसको अगर हटा ले तो ऐसे रख देते हैं, फोर्स ऑन 1/3 R13 के बीच का दूरी का स्क्वायर लेंगे, और यहाँ यूनिट वेक्टर 13, इस प्रकार से ऐसे ऐसे डॉट 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 फोर्स ऑन 1/nth ले लेता हूँ, R1n कर देंगे स्क्वायर और R1n यूनिट वेक्टर। तो कुल मिला के इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह का समेशन बचपन में पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। यहां कर देता हूं मैं Q1 और यहां कर देता हूं ith, अच्छा यहां पर करता हूं Q1 और यहां कर देता हूं QI कर देता हूं, यहां कर देते हैं R1 और यहां कर देते हैं I, और I बराबर 1 से लेके I बराबर n तक का समेशन हो गया, और यहां हो जाएगा 1 और यहां दे देंगे I, और यहां ये I बराबर 1 नहीं होगा, यहां I बराबर 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहां I बराबर 2 दे देना मिनिमम, ये I बराबर 2। समझ में आ रहा है बात, यस। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कहने का मतलब है किसी एक इस पर जो फोर्स लगेगा इसके वजह से वो बाकी के कारण जो फोर्स लगेगा ना उससे अनअफेक्टेड रहेगा। मजा आया? तो एक छोटा सा सवाल बना के देख लेते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से देखिए तो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ये एक Q1 है और ये एक Q2 है, तो ये वाला Q1 इस Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है ना, बोल रहा है इस पर फोर्स लगा रहा है F। स्टेप नंबर 1 में ये आया, स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। स्टेप 2 में कह रहा है कि इस Q1 के कारण, इस Q1 के कारण ये Q2 है, इस Q1 के कारण इस Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, इफ वन अदर चार्ज Q3 बी प्लेस्ड क्वाइट नियर Q2, यानी Q2 के बहुत नजदीक में एक Q3 रख दिए, तो अब इसके वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा इसको हम मान लेते हैं F डैश। तो उस F डैश का वैल्यू क्या होगा, यानी Q1 के वजह से पहले इस पर Q2 लग रहा था, अब क्या करते हैं कि Q2 के बगल में Q3 भी आ गया, अब इसके वजह से इस पर कितना लगेगा, इसके वजह से इस पर, इसके वजह से इस पर जितना लग रहा था वही न लगेगा। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यानी ये F डैश इज इक्वल टू क्या होगा, F हो जाएगा। यही मेरा सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है। समझ में आ रहा है? सवाल को तेजी से बनाने के लिए कुछ हथियार तो रखना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा चीज बता रहा हूं जो सवाल को बहुत तेजी से बनाने में तुम्हारा मदद करेगा। तो देखो वो क्या टूल्स है, पहले समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लेते हैं एक फोर्स है ये F1,
पहले समझिए ध्यान से, एक फोर्स F1 वेक्टर के रूप में और दूसरा फोर्स F2 वेक्टर फॉर्म में, आराम से समझिए। और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोगों को पता है जोड़ने के लिए क्या जोड़ा, कैसे जोड़ा जाता है। ये मेरा R रिजल्टेंट हो गया और रिजल्टेंट बराबर F1 प्लस F2 हो जाएगा। बहुत अच्छा। और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो रिजल्टेंट आया ना F1 प्लस F2, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बहुत अच्छा से पता है हम लोगों को, क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। सही है। अब यहां एक स्पेशल केस है, इफ कहता है इफ अगर F1 का मान और F2 का मान दोनों बराबर हो जाए और उसको हम F मान लेते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ, तो रिजल्टेंट क्या होगा इस समय याद रखना, ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये बराबर ये और ये जो आएगा ना, तो याद डायरेक्ट याद करना 2F cos थीटा बाय 2, 2F cos थीटा बाय 2, 2F cos थीटा बाय 2 याद रहेगा। इसको याद कर लेना है। जब इसको याद कर लेंगे तो सवाल बहुत तेजी से बनेगा। ये असल में क्या डायग्राम था, ये डायग्राम ये हुआ कि अगर ये F1 बराबर F लगा और ये F2 बराबर F लगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा ना, रिजल्टेंट अगर ये R हुआ, टोटल एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये जो R बराबर हो जाएगा 2F cos थीटा बाय 2, इसको याद कर लेना है। और ये एंगल अगर जरूरत पड़ा कभी ना, तो ये एंगल हो जाता है थीटा बटा 2। जैसे कुछ एक उदाहरण है जिसको हमको याद करना पड़ेगा, इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते थे। ये अगर F है और ये थीटा बाय 2 है, ये भी थीटा बाय 2 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो ये भी थीटा बाय 2 आएगा। कंपोनेंट भी ले सकते थे, F cos थीटा बाय 2 और F cos थीटा बटा 2। कंपोनेंट F cos थीटा बाय 2, F cos थीटा बाय 2, इस तरह से 2F cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। याद रहेगा बिल्कुल। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमको एक वेक्टर ये F है बराबर 10 मीटर, F रहने देता हूँ, F 10 मीटर छोड़ देते हैं फिलहाल। ये F है और दूसरा ये F है, ये भी F और ये भी F, और दोनों के बीच में एंगल आया 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा R, और इस R का मान कितना होगा, यस 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 √3F। कैसे कैलकुलेट करके देख लो, कैसे कैलकुलेट, R इज इक्वल टू 2F cos थीटा बाय 2, यानी cos 60 बाय 2 कर देंगे। सही है। तो cos 60 बाय 2 का मान कितना आएगा, 30, और cos 30 बराबर कितना होता है, √3 बटा 2 होता है। 2 से 2 गया तो √3F आ जाएगा। यानी 60 डिग्री अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बनाएगा, F रहेगा, तो √3F डायरेक्ट याद करना। ऐसे भी देखो ना, ये F cos 30 और F cos 30, 2F cos 30। हाँ, अगर ऐसा रहेगा तब, अगर ये वेक्टर ये F है और ये F है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो क्या करेंगे, टन टन फट 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 यहाँ कर देंगे। और ये मेरा रिजल्टेंट आया R, और ये जो रिजल्टेंट आएगा उसका वैल्यू आएगा R cos 45, R cos 45, 2R के जगह F, 2F cos 45 आ जाएगा, और 2F cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो कुल मिलाकर आ जाएगा √2 इंटू F। छोटा छोटा याद रहेगा। एक और याद कर लेते हैं हम लोग कि अगर एक वेक्टर ये F है और ये एक वेक्टर ये F है, याद रखोगे तो मजा आएगा। और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 रहेगा, तो टन 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 ऐसे कर देंगे, फटाफट फटाफट ऐसे कर देंगे। और ये रहा R, और ये R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, खुद से करके देखो, F हो जाएगा। R इज इक्वल टू F हो जाएगा। ये F रहेगा और ये F रहेगा, तो रिजल्टेंट F रहेगा। कैसे, तो R इज इक्वल टू लिखेंगे, देखो F cos 60, F cos 60, इधर का 60 आएगा, इधर का भी 60 आएगा, तो लिखेंगे F cos 60, F cos 60, लिखेंगे 2F cos 60। बहुत अच्छा।
यानी 2f cos 60 बराबर हाफ, तो कुल मिला के हो जाएगा f। यानी 60 डिग्री पर दो वेक्टर रहेगा तो एफ एफ रहेगा तो एफ ही हो जाएगा, 120 पर रहेगा तब, और 60 पर रहेगा तो √3f हो जाएगा, और 90 पर रहेगा तो √2f हो जाएगा। अगर ये याद रहा तो नहीं बोलते कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हूं, वो वाली फीलिंग आएगी, वाह सवाल इतना जल्दी बना सकते हैं हम। तो कुछ सवाल है जो एनसीईआरटी का, उसको बना के देख, एक दो और छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं तब करते हैं इसको। जैसे कि अगर एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगा F और ये एक फोर्स लगा F, दोनों फोर्स के बीच की दूरी कितनी है, बराबर फोर्स है तो कितना होगा, 2 पाई टोटल होता है, 2 पाई बटा 2 हो गया, तो कितना हो गया पाई, तो रिजल्टेंट बराबर कितना होगा 0। जितना इधर से खींचेगा उतना इधर से खींचेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो अगर इसी बॉडी पर 3 फोर्स लगाते, एक फोर्स इधर होता, एक फोर्स इधर होता और एक फोर्स इधर होता, और ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल होता 2 पाई बाय 3, कितना होता 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब पूरा 2 पाई है, 3 फोर्स था तो 3 भाग में बांट दिया, 2 पाई बाय 3, और ये भी होता 2 पाई बाय 3। ये एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, इसके सहारे तुम बड़े बड़े सवालों को ना छुट्टी कर दोगे। 3 फोर्स 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री के एंगल पर रहेगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0। अगर 4 फोर्स 1 2 3 4 और 4 इक्वल फोर्स कितना डिग्री पर रहेगा, 2 पाई बाय 4 एंगल पर, ये कितना होगा 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री पर रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। उसी प्रकार से 5 फोर्स 1 2 3 4 5 इक्वल फोर्स, 5 इक्वल फोर्स कितना एंगल पर रहेगा 2 पाई बटा 5, 5 इक्वल फोर्स अगर 2 पाई बटा 5 एंगल पर रहेगा तो रिजल्टेंट क्या बोलेंगे 0। एनसीईआरटी का सवाल बनाते हैं एक दो। क्या दिया है देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q एट द सेंट्रोइड। ये सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, सेंट्रोइड पर चार्ज है Q, और यहां पर जो चार्ज दिया हुआ ना वो Q1 है, Q1 इज इक्वल टू Q है, और यहां पर है Q2, Q2 इज इक्वल टू Q दिया हुआ है, और यहां पर है Q3, और Q3 इज इक्वल टू भी Q दिया है, तो बोलता है यहां पर जो है चार्ज उस पर फोर्स बताइए कितना हो। ये तो बहुत आसान है, देखो इस पर जो फोर्स लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस पर जो फोर्स लगेगा इसके वजह से होगा, इधर होगा इधर होगा। अगर ये F बनाता है लगाता है फोर्स, ये कितना फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली ये भी फोर्स F लगाएगा, क्योंकि ये भी दूरी उतना ही है जितना दूरी ये है, ये भी Q है ये भी Q, तो ये कितना फोर्स लगाएगा इस पर, अच्छा ये भी इस पर F फोर्स लगाएगा। तीनों इक्वल फोर्स है मैग्नीट्यूड में, यानी अगर हम इसको अगर हम F1 बोलेंगे तो ये भी F हो जाएगा, अगर हम इसको F2 बोलेंगे तो ये भी F हो जाएगा, और अगर हम इसको F3 बोलें तो ये भी F हो जाएगा, और सबका मान बराबर होगा। निकालने से क्या फायदा, सबका मान बराबर होगा तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर 0 हो जाएगा। यस, क्योंकि F1 बराबर F2 बराबर F3 है, सबके बीच में 120 का एंगल है, ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120, रिजल्टेंट बराबर 0। यानी रिजल्टेंट को अगर वेक्टर फॉर्म बोलेंगे तो R इज इक्वल टू बोलेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये 1.6 था एनसीईआरटी का, 1.7 देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का 1.7 नंबर का सवाल, ये एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल पर यहां पर एक चार्ज है Q1
और उस Q1 इज इक्वल टू Q दिया हुआ है, और यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2 और ये Q2 इज इक्वल टू भी Q दिया हुआ है, और यहाँ पर एक तीसरा चार्ज है Q3 और Q3 इज इक्वल टू माइनस Q दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पर टोटल फोर्स बताओ, इस पर टोटल फोर्स बताओ, इस पर टोटल फोर्स बताओ क्या होगा। एक एक करके देखते हैं। पहले इस पर देखते हैं कितना फोर्स लगेगा। ये एनसीईआरटी 34 नंबर हम लोगों का सीट का क्वेश्चन है। हम लोगों के सीट में पीडीएफ रखना है सामने, यस, तभी मजा आएगा तुमको बहुत ज्यादा। तो 1.7 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 34 नंबर। इस पर नेट फोर्स कितना होगा, एक एक करके देखते हैं हम लोग, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो ये वाला चार्ज इस पर, ये वाला माइनस क्यू इस पर, किधर फोर्स लगाएगा, इस पर हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये माइनस और ये प्लस है तो किधर फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली इधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये और ये वाला इस पर फोर्स किधर लगाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ओके, अब देखो जितना ये इस पर जितना फोर्स लगेगा और ये भी उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी अगर हम ए ले लें, दोनों के बीच का दूरी अगर हम ए ले लें तो इसमें भी ए दूरी है, इसमें भी ए दूरी है। तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगा उसको हम एफ मान लेते हैं। तो इसके कारण इस पर भी जो फोर्स लगा एफ मान लेते हैं। उस एफ का मान भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ये है फोर्स ऑन 1/2 बराबर हम एफ मान लिए हैं, और ये फोर्स ऑन 1/3 इसको भी एफ मान लिए हैं। और ये एफ का मान कितना होगा, इधर लिख लेते हैं, कितना होगा इन दोनों के बीच, के लिख दूं, के इंटू Q1, Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ऐसे एफ बराबर लिखते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करते हैं ना, तो इसको हम लोग के बता देते हैं, इसको ले लेते हैं के, इसको ले लेते हैं Q1, इसको ले लेते हैं Q2 बटा आर स्क्वायर। ऐसे में इजी रहेगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, ये भी और ये भी बराबर है और दोनों का वैल्यू उतना होगा। तो रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट अभी तो देखे ना, ये और ये बराबर है और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 120 होगा। अच्छा, ये एफ है और ये एफ है, दोनों के बीच में 120 का कोण बन रहा है। रिजल्टेंट कैसे बनेगा, पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे ऐसे बन जाएगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, ये मेरा आर होगा और इस आर का मान कितना होगा, बहुत अच्छा से पता है, एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 2f कॉस 60, कॉस 60 बराबर हो जाएगा हाफ, हाफ हाफ कैंसिल, एफ हो जाएगा और एफ का मान इतना होगा। आंसर क्लियर है, इस पर फोर्स एफ लगेगा और एफ का वैल्यू उतना। मजा आ गया। के का मान अगर डालने का मन है तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इस पर नेट फोर्स लग गया। अब क्वेश्चन में देखो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पर अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स दोनों के बीच में ए दूरी है, तो अगर एफ है तो ये दोनों के बीच में भी दूरी ए ही है और दोनों चार्ज भी सेम है, तो इधर भी एफ ही फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, सब पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है। तो कह रहा है कि ये रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, पैरेललोग्राम बना दिए और ये हुआ, और ये 120 डिग्री के कोण पर अगर ये एफ है तो रिजल्टेंट कितना वैल्यू रखेगा, जाहिर सी है बात है कि ये R इज इक्वल टू भी एफ ही हो जाएगा, और एफ का वैल्यू पता है कितना होगा। कितना आसान है, बोलो तो ये फटाफट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, बन रहा है। कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो, बने तो बोल लिख दो उसमें कि सर अच्छा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमेंट करना जरूरी होता है, तो भी मजा आएगा पढ़ने में तुमको भी। तो क्या करेंगे, इस पर जो इस पर हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं, इस पर जो नेट फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, इस पर जो नेट फोर्स निकालेंगे वो क्या होगा, ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इस पर एफ फोर्स लगाता है
तो ये भी इस पर F फोर्स लगाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये भी F और ये भी F। रिजल्टेंट कैसे होगा, अलग से फोटो बना देता हूं, अलग से एक फोटो बना के दिखाता हूं रिजल्टेंट कैसे होगा, देख लो। यानी यहां पर जो चार्ज था माइनस Q और यहां पर जो चार्ज था प्लस Q, तो इस पर फोर्स इधर लगा था, F लगा था, 60 डिग्री एंगल है ये, और इसके वजह से इस पर भी फोर्स F लगा था, और इस F का मान पहले ही लिख लिए हम लोग, और ये 60 एंगल पर है, तो इसके पैरेलल में यहां, इसके पैरेलल में यहां मारेंगे, फटाफट हो जाएगा। ये मेरा रिजल्टेंट रहा, ये रहा रिजल्टेंट R, और इस R का वैल्यू कितना आएगा, ये F है और ये F है, और ये कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा 30, ये एंगल कितना बनेगा 30। अरे ये F और F 60 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट बीच से होके गुजरेगा, और ये F है, तो R बराबर तुमको पहले ही पता चल गया हो कि √3F होगा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा था, F cos 30, F cos 30, F cos 30 और F cos 30, 2F cos 30। नहीं समझ में आया तो क्या करना है, R इज इक्वल टू 2F, F cos 30, F cos 30, 2F cos 30, यस 2F cos 30 √3/2, ऐसे पहले जब बताया सो वो क्या था। तो क्लियर हो गया कि R इज इक्वल टू √3F होगा। समझ में आ रहा है, यस। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो लगा और इसके कारण जो लगा उसका वेक्टर सम ले लिए, इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग के सीट में कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं, वाकई वाव वाली फीलिंग आ जाएगी। देखो लिखा हुआ फाइंड फोर्स ऑन क्यू नोट, और क्यू नोट का डिफरेंट बताता हूं मैं। जो हमारे सीट में 35 नंबर का सीट में दिया हुआ है, सीट का PDF को डाउनलोड कर लेना है हम लोग का। कहाँ से डाउनलोड करोगे, ग्रेविटी फिजिक्स का ऐप है प्ले स्टोर में, वहां जाओगे सारा नोट मिल जाएगा। ग्रेविटी फिजिक्स प्ले स्टोर में जाओगे, टाइप करोगे और ग्रेविटी फिजिक्स को डाउनलोड कर लोगे। यस, तो पहला है ये, एक एक कर। दूसरा क्या है, दूसरा तो इसी में बोलता है कि फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट। यस, तो बहुत आसान है, हम लोग बना सकते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं इसको, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसके वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इसके वजह से इस पर फोर्स किधर लगेगा वो बताओ, इधर फोर्स लगेगा, ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा। बहुत अच्छा, अब बोलो ये वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा। अच्छा, ये भी, अगर ये दूरी, अगर इस दूरी को हम, ये दूरी A दिया हुआ है, इस दूरी को हम R मान लेते हैं, निकाल लेंगे इस दूरी को, ये वाला इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। ये भी F होगा ना, क्यों तीनों बराबर होगा, क्योंकि ये चार्ज जितना दूर पर इससे है, ये भी चार्ज उतने दूरी पर उससे, और ये भी उतने दूरी पर उससे, कुल मिला के जो हमारा आया ना, एक इधर F आया, और ये एंगल होगा 120, यानी 60 होगा। यानी एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, F F F, और यहां Q नॉट है। सही है। अब इस F का वैल्यू कितना हो, कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा, ये F और F, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो F और F मिलके F बनेगा ना, F cos 60, F cos 60, तो कुल मिला के किधर, इतना किधर कर, ये F हो गया और ये दोनों मिलके इधर F दे देगा, ये Q नॉट हुआ। तो कुल मिला के इस Q नॉट पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। और एक F का वैल्यू कितना होगा वो निकालना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है बात? देखो इसके वजह से इस पर फोर्स इधर लगा, इसके वजह से फोर्स इधर लगा, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, रिपेल, ये प्लस और प्लस है रिपेल, और ये माइनस है और इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, इसीलिए फोर्स इधर था। समझ में आ रहा है? तो ये F और ये F है और ये F है, तो ये F और F एक 60 डिग्री इधर 60 डिग्री, F cos 60 F cos 60, तो 2F cos 60 हम जानते हैं F 120 पड़ेगा तो F ही बनेगा और F पहले से है, तो इसका मतलब हुआ कि 2F इधर रिजल्टेंट हो जाएगा और एक F का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और पता है कि ये इसका वैल्यू कितना होगा? नहीं पता है। ये A अगर है तो ये A/√3 होता है, ये सब नहीं पता? बना दो क्या? देखो समझा देता हूँ, अलग से समझा देता हूँ ट्रायंगल में निकाल के। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल लिया, ठीक, समझाने के लिए लिया रिलेटिव में, ये साइड मेरा R मान लेता हूँ, वेरी गुड। ये टोटल अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का कौन बनाएगा? ये भी सही है। ये दूरी मेरा A/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी A है तो बीच में आधा है, सेंट्रॉइड है ना ये, तो बीच का ये आधा होगा A/2। तो इसका मतलब अगर हम इसमें लगाएंगे फार्मूला, किसका फार्मूला लगाएं? cos 30 का फार्मूला लगाता हूं, या ऐसे लिख सकते हो r cos 30 बराबर A/2, लिख दूं r cos 30 डिग्री इज इक्वल टू A/2, या cos 30 डिग्री बराबर A/2/r, एक ही बात है। तो इसका मतलब हुआ r cos 30 की जगह √3/2 लिख देता हूं, वेरी गुड। और यहाँ A/2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/√3, r इज इक्वल टू A/√3, याद कर लेना इसको, r इज इक्वल टू A/√3, याद ही कर लेना है। ट्रायंगल के किसी भी कॉर्नर से सेंट्रोइड की दूरी अगर ये A है तो ये A/√3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ना उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इस एक फोर्स का मान, तो एक फोर्स का जो मान आएगा वहां लिख देता हूं मैं, हो जाएगा Q1 Q0 इंटू Q, Q0 इंटू Q डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर A/√3 का स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 3 स्क्वायर करेंगे 3 बन जाएगा, 3K Q0 इंटू Q बाय A स्क्वायर, स्क्वायर है। स्क्वायर, मजा आ गया इसमें? समझ में आ गया ठीक से? एक बार समराइज कर दूं, इसके वजह से इस पर फोर्स लगा इधर, इसके वजह से फोर्स इधर लगा इधर, इसके वजह से फोर्स लगा इधर, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, और ये प्लस है प्लस का रिपेल कर देगा, ये प्लस है प्लस का रिपेल कर देगा। तेजी से हो गया? कोई बात नहीं। ये दूरी अगर A है, ये दूरी A है तो ये दूरी A/√3 आज से याद ही कर लेना है। अब बच गया ये सवाल, इसको अगले पेज पे बनाता हूं मैं। क्या था ये? यहां एक Q था और यहां एक Q था, और यहां एक माइनस Q था और यहां एक माइनस Q था, और यहां पर क्या था? यहां पर है Q0। इस Q0 पर फोर्स निकालना है, बहुत आसान है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से देखें तो इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, तो इसके कारण किधर होगा? बहुत आसान है, डॉट 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 मिल गए, और ये प्लस और ये प्लस, तो ये वाला इस पर इधर लगाएगा फोर्स, ये कॉर्नर इधर है। अब ये वाला इस पर किधर लगाएगा? इसको हम मान लेते हैं F। अब ये वाला इस पर किधर लगाएगा? ये भी प्लस और ये भी प्लस, इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इस पर ये इधर फोर्स लगाएगा। अब बच गया ये, इसको भी F बोल देंगे, क्यों? क्योंकि जितना दूर पर ये है उतने दूर पर ये है, अगर ये F लगा सकता है तो ये भी F ही लगाएगा। हाँ, तो बोलो ये वाला इस पर किधर लगाएगा और कितना लगाएगा? ऑब्वियसली ये माइनस है, प्लस को क्या करेगा? अपने तरफ खींच लेगा, और ये भी F ही लगाएगा, और ये वाला इस पर भी F ही लगाएगा। तो कुल मिला के यहां पर जो ये F है, कहानी कुछ इस प्रकार से आ गई, ये मेरा Q0 पर एक इधर लगा 2F और एक इधर लगा 2F,
अब देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था ना, तो रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट इधर होगा, ये तो पता चल गया है। ये अगर 2f है और ये 2f है तो ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2 इंटू 2f। नहीं समझ में आई? अरे 2f 90 डिग्री पर है तो √2 इंटू 2f हो जाएगा, या 2f cos 45, 2f cos 45। थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना। 2√2f यानी इस तरह से हो जाएगा 2√2 इंटू एफ। अब सवाल है एफ का मान कितना होगा? फिर यहाँ भी लफड़ा है कि इसका दूरी निकालो कितना होगा। ये दूरी कितना होगा? इसको आर मान लेते हैं। आर बराबर क्या होगा? अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है तो पूरा होगा कितना? √2 ए हो जाएगा पूरा, उसका आधा ये बटा 2, यानी R इज इक्वल टू ए बाय √2 हो जाएगा। और एक फोर्स का वैल्यू कितना होगा? एक फोर्स ये जो इस पर लगाएगा क्या होगा? Q0 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी स्क्वायर। फिर से लिख देता हूं मैं, Q0 स्क्वायर यहां हो जाएगा a बाय √2 का स्क्वायर। कुल मिला के जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, कि ऊपर जाएगा तो 2KQ0 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यहां रख दो, रिजल्टेंट का मान आ जाएगा। दो पहले से था, 2√2 से गुना करेंगे तो 4√2, 2√2 से 2 में 2√2 से 4√2 आ जाएगा। और एफ यहाँ हो जाएगा KQ0। गुना भागा है, इस पे क्या दिमाग लगाना, अपने आप ये सब तो बनना ही बनना है। तो थोड़ी थोड़ी फील आ रही है? यस, थोड़ी तो आ रही है सर। ये देखो बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान से देखना। इस पर प्लस 3 प्लस क्यू है, 3 माइनस क्यू है। इसको देख लेते हैं ऐसे। यहां पर रखा हुआ है Q0, इस पर बोल रहे हैं नेट फोर्स निकालो। बहुत आसान है, इसको तुरंत बना देंगे हम लोग। इसको तो हम लोग तुरंत बना देंगे। कैसे बनाओगे भाई? देखिए सर कैसे बनाते हैं। ये वाला प्लस, इस पर फोर्स किधर लगाएगा? प्लस। अच्छा, इधर लगा देगा F। ये वाला के कारण इस पर निकालते हैं। ये वाला प्लस इस पर किधर फोर्स लगाएगा? प्लस रिपेल करेगा, इधर लगाएगा। ये वाला प्लस इस पर किधर फोर्स लगाएगा? ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा, इधर लगाएगा। अब देखो ये वाला माइनस इस पर किधर लगाएगा? अच्छा, माइनस तो खींचेगा ना, माइनस तो खींचेगा। थोड़ा सा खींचा देता हूं, इधर लग जाएगा। और ये वाला भी इस पर इधर लगा देगा, और ये वाला माइनस भी इस पर इधर ही लगाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो Q0 है मेरा, Q0, इस Q0 पर इधर के तरफ लग रहा है 2F। इधर के तरफ भी लग रहा है 2F और इधर के तरफ भी लग रहा है 2F। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये सब 60 एंगल है, पता है ना? 60 एंगल होता है। ये रेगुलर हेक्सागोन है ना, तो 60 अगर ये साइड ए है तो सारा साइड ए होगा, और ये दूरी भी सब ए ही होगा। तो इस पर जो ये लगा 2F और ये 2F, तो 2F मिलके 2F बना देगा। अच्छा, ये 2F मिलके 2F बना देगा, और ये वाला 2F पहले से मौजूद है। अच्छा, तो रिजल्टेंट जो होगा ना इसके तरफ हो जाएगा कितना? तो रिजल्टेंट मेरा कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 4F हो जाएगा। 2F रिजल्टेंट 2F cos 60 यानी F, 2F cos 60 यानी F, यानी ये दोनों मिला के 2F बना देगा। 2F पहले से है तो 4F होगा, और एक F का मान कीमत, एक F की कीमत तुम क्या जानो? एक F की कीमत तुम क्या जानो? बताओ क्या कीमत है? ये दूरी R है, ये दूरी R है, तो एक की कीमत कितनी? K इंटू Q0 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर।
ये समझते हो ना, तो ये R बराबर हो जाएगा 4 K Q नॉट बाय ए स्क्वायर। के का भी लिखने का मन है तो लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के का मान रख दिया Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। काटने का मन है तो काटो और नहीं काटने का मन है तो छोड़ो। तो Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है, वाकई मजा आएगा तुमको। उसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना है, ये 4 और ये 5 नंबर है हम लोग का, उसी का 4 ये 5 नंबर है। तो ये तो अभी जो बताया उसी टाइप का है, रेगुलर हेक्सागोन टाइप का, खाली यहाँ पर जो चार्ज है ना, ये दूरी खाली समझना है। ये दूरी अगर a है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये अगर a है तो ये क्या होगा, a/√3 हो जाएगा दूरी। अब बाकी क्वेश्चन सेम है अभी जो बनाए ना, इसके कारण इस पर लगेगा इधर, इसके कारण इस पर लगेगा इधर, सेम है अभी जो बताए, खुद से कर लेना सॉल्यूशन क्या हुआ भी है। इसको देख लें थोड़ा सा अलग टाइप का, अलग अलग डिफरेंट चार्ज है, तो कैसे करेंगे इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए ये वाला प्लस, पहले तो इसको हम डायगोनल बना लेता हूं, और एक खूबसूरत कलर निकाल लेते हैं, मजा आएगा सुंदर सुंदर कलर से लिखने में। ये वाला Q और Q के बीच में मान लेते हैं F फोर्स लगा, ये प्लस Q को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये Q इस पर अगर F लगा सकता है तो ये 2Q इस पर कितना लगाएगा, अच्छा इस पर लगाएगा 2F फोर्स। ये 3Q इस पर कितना लगाएगा, तो इसका मतलब ये प्लस और ये प्लस रिपेल करेगा ना, तो ये कितना लगा देगा 3F लगा देगा, और ये 4Q इस Q नोट पर कितना लगा देगा, तो ऑब्वियसली 4F लगा देगा। तो कुल मिला के यहाँ जो चार्ज मेरा Q नोट था, Q नोट है उस पर देखो ये 4F है, ये है 4F और ये है 2F, तो इसका मतलब इधर की तरफ कितना लग गया 2F लग गया, नहीं 2F 4F माइनस 2F हो गया, इधर 3F माइनस F, अच्छा इधर भी आ गया 2F। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 2F और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया √2 इंटू 2F, ये रिजल्टेंट हो गया, यानी 2√2 इंटू F, और एक F का कीमत कितना, एक F की कीमत, ये तो दूरी समझ में आता है कि ये a/√2 बन गया था, यस। एक F की कीमत कितनी होगी, लिख देता हूं यहां K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय a/√2 का स्क्वायर, यही है एक फोर्स की कीमत। समझ में आया, और उसका वैल्यू को रख देंगे, सवाल बन जाएगा। तो क्या मजा आया, तो अगले दिन और भी खूबसूरत सवालों के साथ आते हैं, तब तक के लिए